अब हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वह है पक्षद्रोही साक्षी, हॉस्टाइल विटनेस। एलएलबी 6 सेमेस्टर के सिलेबस में हॉस्टाइल विटनेस या पक्षद्रोही साक्षी सिलेबस में है। अब हम समझते हैं कि ये पक्षद्रोही साक्षी कौन होता है और साक्ष्य में इसका क्या महत्व है, साक्ष्य अधिनियम में इसका क्या महत्व है। अगर हम साक्ष्य अधिनियम में देखें तो पक्षद्रोही साक्षी जैसा शब्द तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अब इसी से संबंधित जो है, अगर हम धारा देखें 154, धारा 154, इसके बेयर प्रोविजन को अगर हम देखें तो वो कहता है कि न्यायालय उस व्यक्ति को जो साक्षी को बुलाता है, जो साक्षी को बुलाता है उस साक्षी से कोई ऐसे प्रश्न करने की अपने विवेकानुसार अनुज्ञा दे सकेगा। अनुज्ञा दे सकेगा जो प्रतिपक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में किए जा सकते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लें, यहाँ पर कोई परिभाषा उस तरीके से नहीं दी गई है, लेकिन इसको समझते हैं कि पक्षद्रोही साक्षी होता कौन है। तो पक्षद्रोही साक्षी वह साक्षी होता है जिसे बुलाने वाला जो पक्षकार होता है उसी के विरुद्ध वो साक्ष्य देने लगे। जो व्यक्ति उसको बुलाता है उसी के विरुद्ध वह साक्ष्य देने लगे, ऐसा साक्षी पक्षद्रोही साक्षी के नाम से जाना जाता है। अब धारा 154 क्या कहती है? न्यायालय उस व्यक्ति को जो साक्षी को बुलाता है उस साक्षी से कोई ऐसे प्रश्न करने की अपने विवेकानुसार अनुज्ञा दे सकेगा जो प्रतिपक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में किए जा सकते हैं। तो अब क्या है, न्यायालय उस व्यक्ति जो साक्षी को बुला रहा है उस व्यक्ति को साक्षी से प्रश्न करने की अनुज्ञा देगा। अब यहाँ पर प्रश्न करने की अनुज्ञा कब दी जाएगी? तभी जब वह पक्षद्रोही हो जाए, मतलब वह उसके विरुद्ध जिसने बुलाया है साक्ष्य देने पर आमादा हो। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय अपने विवेकानुसार, यहाँ न्यायालय का यह विवेकानुसार है, यह भी ध्यान दीजिएगा कि ये जो है प्रश्न करने का जो आदेश है वो न्यायालय के विवेकानुसार है, वह चाहे तो दे और चाहे अनुमति ना दे। तो ऐसे में जो साक्षी को बुलाता है उस साक्षी से कोई भी प्रश्न वह कर सकता है जो उसका जो प्रतिपक्षी है उससे प्रतिपरीक्षा में करने वाला है या जिसकी संभावना है। मतलब प्रतिपरीक्षा में किए जाने वाले संभावित सवालों को जिसको वह उम्मीद करता है कि उसके द्वारा बुलाए गए साक्षी से किए जा सकते हैं, उन सारे प्रश्नों को वह व्यक्ति जिसने साक्षी को बुलाया है वो उसे पूछ सकता है। इसके लिए न्यायालय की अनुमति आवश्यक है और न्यायालय अनुमति देगा नहीं देगा यह उसके विवेक पर निर्भर करता है। इस प्रकार से धारा 154 जो यहाँ हमने आपको बताई कि न्यायालय जो उस व्यक्ति को जो साक्षी को बुलाता है साक्षी से कोई भी प्रश्न करने की अनुमति दे सकता है जो उसे प्रतिपरीक्षा में किए जा सकते हैं, और ये जो है अनुमति उसके न्यायालय के विवेकानुसार होगी। अब चलिए इसी को आगे बढ़ते हुए हम
2006 संशोधन अधिनियम के द्वारा 2006 संशोधन अधिनियम के द्वारा एक उपबंध इसमें जोड़ा गया है कि जो व्यक्ति ऐसे प्रश्न करने की अनुज्ञा प्राप्त करता है, वह प्रश्नों द्वारा प्राप्त होने वाले सामग्री का साक्ष्य के रूप में उपयोग कर सकेगा। 2006 संशोधन के द्वारा इसमें यह बात जोड़ दी गई कि जो व्यक्ति ऐसे प्रश्न करने की अनुज्ञा प्राप्त करता है, मतलब जो पक्षद्रोही साक्षी से प्रश्न प्राप्त करने की अनुज्ञा न्यायालय उसको अनुमति देता है, वह प्रश्नों द्वारा प्राप्त होने वाली सामग्री या जो कुछ भी वह साक्षी बताता है, ऐसी सामग्रियों का वह किस रूप में, साक्ष्य के रूप में उपयोग कर सकेगा। वह अपने प्रतिपक्षी के विरुद्ध ऐसी बातों को साक्ष्य के रूप में उपयोग कर सकेगा। ये बात 2006 संशोधन अधिनियम के द्वारा 154 में जोड़ी गई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब किसी वाद में सह प्रतिवादी एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं, तो उन्हें एक दूसरे की प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार मिलेगा। यहां सह प्रतिवादी अगर एक दूसरे के विरुद्ध हो जाएं, तो ऐसे में उन्हें एक दूसरे की परीक्षा करने का अवसर मिलेगा। यहां उनकी प्रतिपरीक्षा वो कर सकते हैं। सह प्रतिवादी अगर एक दूसरे के विरुद्ध हो जाएं, तो वो प्रतिपरीक्षा कर सकते हैं। यहां अगर कोई तथ्य यह सिद्ध हो जाए कि एक स्वतंत्र साक्षी पक्षद्रोही हो गया था, अगर एक स्वतंत्र साक्षी पक्षद्रोही हो जाए, इस आधार पर अभियुक्त को दोष मुक्त करने का कोई ये आधार नहीं होता है। जो अभियुक्त होगा, दोष मुक्ति का कोई आधार उसको नहीं मिल जाएगा कि कोई एक स्वतंत्र साक्षी जो है वो पक्षद्रोही हो गया है। ये मात्र हो जाने से ही कोई अभियुक्त दोष मुक्त नहीं हो जाता है। उसको और तथ्यों के आधार पर विचारा जाता है और जांचा जाता है, तब उसकी दोष सिद्धि या दोष मुक्ति की जाती है। केवल साक्षी के पक्षद्रोही हो जाने मात्र से उसकी दोष मुक्ति नहीं होती है। यदि पक्षद्रोही साक्षी के बयान का अन्य साक्ष्य समर्थन करते हों, ये जो पक्षद्रोही साक्षी है इसका अन्य साक्ष्य इसका समर्थन करते हों, इसकी बातों का समर्थन करते हों, तो अभियुक्त के दोषी होने के प्रश्न की परीक्षा करते समय ऐसे साक्ष्यों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। यानी पक्षद्रोही साक्षी जो साक्ष्य दे रहा है, अगर वह साक्ष्य किसी अन्य साक्ष्य से समर्थन प्राप्त करता है, तो ऐसे में सजा का निर्धारण करते समय या मुकदमे की सुनवाई करते समय पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है, उसे संज्ञान में लिया जा सकता है।
एक केस है सुप्रीम कोर्ट का, वो जरा देख लीजिए। के अरबाज बनाम सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस AIR 2004 सुप्रीम कोर्ट 524। केस है कि अरबाज बनाम सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस AIR 2004 सुप्रीम कोर्ट 524। इसमें इस केस में हुआ ये कि जो साक्षी था, जो उसने साक्ष्य दिया, वो दो साक्ष्य दिए उसने। पहला साक्ष्य कुछ और था, फिर दूसरा साक्ष्य कुछ और था। जब उसने दूसरा साक्ष्य दे दिया तो बाद में वो फिर से पहले साक्ष्य पर आ गया। उसने पहले साक्ष्य को ही माना कि यही सत्य है, मुझसे दबाव में इसको दिलवाया गया, पहले साक्ष्य को ही उसने कह दिया। ऐसे में जो अभियोजन पक्ष था, अभियोजन पक्ष जो है इसको पक्षद्रोही घोषित नहीं किया। अभियोजन पक्ष ने इस व्यक्ति को जो पहले साक्ष्य पर आ गया था उसको पक्षद्रोही घोषित नहीं कराया न्यायालय से। साक्षी का अनुगामी परिसाक्ष्य निर्विवादित रहा, मतलब जो उसने परिसाक्ष्य दिया वो निर्विवादित रहा। पूर्व कथन के विषय में उसने कहा कि उसको दबाव में दिया गया था। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पहले वाले कथन के बारे में ये उससे कहा गया कि उसको दबाव में दिया गया था। ऐसे में जो पहला साक्ष्य, जो उसका दबाव में दिया गया साक्ष्य था, उसको उसने कहा इसको साक्ष्य के रूप में न माना जाए। तो जो अपनी बात, जो दूसरी बात जो उसको दबाव में कही गई थी, और वो फिर से पुनः अपनी बात पर वापस आ जाता है, जो कि वो पक्षद्रोही घोषित हो जाता अगर अभियोजन पक्ष उसके विरुद्ध कोई केस ये न्यायालय से कह देता कि पक्षद्रोही वह साबित हो चुका है। अगर उसकी यह घोषणा वो करवा देता अभियोजन पक्ष, ऐसे में उस व्यक्ति को पक्षद्रोही साक्षी के रूप में न्यायालय घोषित कर सकता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया, और वह जो साक्षी था उसने यह कह दिया कि उसका पूर्व कथन जो था दबाव में दिया गया था, इसलिए पूर्व कथन को साक्षी वैल्यू ना दी जाए। तो ऐसे में अभियोजन पक्ष को इस वाद में बहुत नुकसान हुआ। तो इस तरीके से हम यह भी देख रहे हैं कि अगर कोई इस तरीके की घटना होती है, कोई पक्षद्रोही हो जाता है, तो उसकी घोषणा न्यायालय के द्वारा कराई जानी आवश्यक होती है, नहीं तो अभियोजन पक्ष को उससे नुकसान हो सकता है। यह आवश्यक नहीं कि पक्षद्रोही गवाह के परिसाक्ष्य को पूरी तरह रद्द कर दिया जाए। यहां जो है पक्षद्रोही जो साक्षी है, पक्षद्रोही साक्षी की जो गवाही है, पूरी तरह से रद्द करने की आवश्यकता नहीं होगी। पक्षद्रोही साक्षी की गवाही पूरी तरह से रद्द करने की आवश्यकता नहीं होगी। यहां न्यायालय को सावधानी से काम लेना चाहिए। पक्षद्रोही साक्षी जो होगा, उसकी जो गवाही होगी, अगर वह अन्य तथ्यों के द्वारा सुसंगत होती है,
तो ऐसे में ये जो पक्षद्रोही साक्षी की गवाही है उसको सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है या रद्द नहीं किया जा सकता है। उसके साक्षी वैल्यू पर न्यायालय को सावधानी से विचार करना चाहिए। तो पक्षद्रोही साक्षी हर परिस्थिति में इसकी गवाही को नकारा नहीं जा सकता है। ये न्यायालय के विवेकानुसार है कि वह पक्षद्रोही साक्षी की गवाही को उस तथ्य के अनुसार जांचे, उसके बाद इस पर निर्णय करे कि इसकी साक्ष्य को ग्रहण किया जाए या ना किया जाए। इस लेक्चर में पक्षद्रोही साक्षी के संदर्भ में हमने आपसे बात की और फिलहाल इसमें इतना ही।